नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। जिस एसडीएम ज्योति मौर्य की चर्चा देश भर में, क्या योगी सरकार ने एसडीएम ज्योति मौर्य को नौकरी से निकाल दिया है? एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य में सच कौन बोल रहा है, इसको लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो आपको बताऊंगा। खान सर को क्यों लगा कि एसडीएम ज्योति की जो कहानी है वो कई लड़कियों पर भारी पड़ जाएगी। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक की वो बातचीत भी आपको सुनाऊंगा जो अब तक आपने नहीं सुनी। इसके अलावा मणिपुर से वो खबर आई जो मोदी विरोधियों को पसंद नहीं आएगी। सुलगते मणिपुर का पूरा सच बताने वाला चैप्टर भी लेकर आया हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि अमेरिका क्यों बोला पीएम मोदी से आप ही बचा सकते हो। पीएम मोदी का वो काम जो ना हुआ तो अमेरिकी भूखे मर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी का चैप्टर भी लाया हूं। सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। 2 BHK का घर है, दुकान ले रखी है जहां से किराया आता है, फिर भी भिखारी है। उसका चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा। और आखिर में महिला क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुई क्रिकेटर की फोटो से गोलमाल का सच क्या है। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। महाराष्ट्र की राजनीति अब दिल्ली में शिफ्ट हो गई। शरद पवार ने आज दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। इसमें एनडीए में शामिल होने वाले नेताओं को पार्टी से निकालने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी के अध्यक्ष वो हैं। उधर अजीत पवार कैंप कह रहा है कि शरद पवार ने जो मीटिंग बुलाई थी वो मीटिंग ही गैर कानूनी है। कांग्रेस ने राजस्थान का संकट सुलझा लेने का दावा किया है। सचिन पायलट का दावा है कि उनकी मांगे मान ली गई हैं। चुनाव से पहले राजस्थान में कोई सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं होगा। आज दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के बाद सचिन पायलट ने भी बड़ा बयान दिया। पायलट ने कहा कि हम आने वाले महीनों में मेहनत करके अपनी सरकार रिपीट कर सकते हैं। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर चुका है। हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में 30 मई जबकि ईडी मामले में 3 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यूपी के बरेली में अवैध मजार को हटाए जाने के नोटिस को लेकर बवाल हो गया। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। दरअसल बरेली विकास प्राधिकरण ने सड़क को चौड़ा करने के लिए रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के पास बनी मजार को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सीधी पेशाब कांड मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी से सीएम आवास में मुलाकात की। पीड़ित के पैर धोए, उसे माला पहनाई और फिर साथ में खाना भी खाया। सीएम शिवराज ने घटना को लेकर दुख जताया और पीड़ित से माफी मांगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज की पहल को नौटंकी करार दिया है। तो दिन भर का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या योगी सरकार ने एसडीएम ज्योति मौर्य को नौकरी से निकाल दिया है। एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य में सच कौन बोल रहा है। खान सर को क्यों लगा एसडीएम ज्योति की कहानी महिलाओं पर, लड़कियों पर भारी पड़ेगी। आपको एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक की वो बातचीत भी सुनाऊंगा जो आपने अब तक नहीं सुनी। और इन दोनों के मामले में देश के लोग और महिलाएं क्या बोल रहे हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा। इन दिनों ज्योति मौर्य नाम की एक एसडीएम की कहानी घर घर में चर्चा का विषय बनी। इस कहानी में पति पत्नी है, उनका विवाद है, लेकिन कहानी इस तरह से बताई जा रही है, बढ़ाई जा रही है कि पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया और जब वो एसडीएम बन गई तो उसे पति से दिक्कत होने लगी। पति की छोटी नौकरी से दिक्कत होने लगी और उसने पति को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। ये कहानी किसी को भी सुनाएंगे तो वो यही कहेगा कि एसडीएम पत्नी ने तो बहुत गलत किया। ऐसा किसी को करना ही नहीं चाहिए। पति ने पढ़ाया लिखाया, बड़ी नौकरी तक पहुंचाया और उसी पति को छोड़कर किसी और का दामन थाम लिया। वैसे तो ये पति पत्नी के बीच का मामला है। उनके बीच क्या हुआ वो सिर्फ पति पत्नी ही सबसे बेहतर तरीके से जानते होंगे। इसमें किसी और के बोलने की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन लोगों को इसमें फिल्मी कहानी दिखने लगी कुछ लोगों को, और लोग इस पर बिना बात के अपनी राय भी देने लगे। कुछ लोग तो चटकारे तक लेने लग गए। इसमें ऐसे लोग भी लग गए जिनकी सोच यह है कि लड़कियों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए।
भाई आपको लगा अगर ज्योति मौर्य ने गलत किया, इसका मतलब आप देश भर की लड़कियों के बाहर निकलने पर रोक की बात करेंगे, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए, बहुओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसी बातें होने लग गई। इसमें कुछ लोग बिना कुछ जाने समझे ऐसे भी हैं जो ये कहानी अपने घर में सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुओं को तो पढ़ाना लिखाना बेकार है, क्योंकि पढ़ाने लिखाने से बहू आगे कुछ बन गई तो कहीं वो भी एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी ना निकल जाए। वैसे तो ये बातें सुनने में मजाक लग रही होंगी आपको, लेकिन ऐसा हो रहा है, लोग कर रहे हैं। इसका मुद्दा, एक पति पत्नी का मुद्दा पूरे देश की हर बहू हर बेटी पर थोपना चाहते हैं, जैसे हर बहू हर पत्नी यही करेगी अगर वो एसडीएम बन गई तो। लोग इसे इतना सीरियसली ले रहे हैं कि बिहार के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने से मना कर दिया। अच्छा, अभी दोनों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के ऑडियो भी सुनाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि योगी सरकार ने इस पर क्या किया है, लेकिन पहले बिहार का किस्सा सुनिए। बिहार के बक्सर जिले में रहने वाले पिंटू ने प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी कर रही अपनी पत्नी खुशबू को वापस बुला लिया। एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर वायरल होने के बाद पिंटू ने यह फैसला किया। पिंटू को डर है कि कहीं उनकी पत्नी भी अधिकारी बनकर उन्हें छोड़ न दे। पत्नी प्रयागराज में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, अचानक उन्हें बक्सर बुला लिया गया। इससे आहत होकर पत्नी खुशबू ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने पति को बुलाया और बात की, लेकिन पुलिस के सामने भी पति पिंटू ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने में असमर्थता जाहिर कर दी। सुनिए। आपसे और जितने मीडिया भाई लोग से हम जोड़ी है, अब हम पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे और जितने मीडिया भाई लोग से हम जोड़ी है, अब हम पढ़ाने में असमर्थ है। पति पिंटू ने हाथ जोड़ दिए कि मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। अच्छा, बाहर निकलकर पिंटू ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके बाद वो अपनी पत्नी को आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर कुछ हो गया तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। सुनिए बाहर निकलकर क्या बोल रहे हैं। नया घटना जो देखे कि मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसा खेत बाजार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे। जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं। और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। खुशबू मौर्य और आलोक मौर्य, जो माफ कीजिएगा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी में सबसे बड़ा संकट यहीं आकर खड़ा हो गया कि पिंटू कुमार जैसे लोगों को लगने लगा कि उनकी पत्नी भी धोखा दे देगी। और खुशबू जी सही कह रही हैं, हर पत्नी ऐसा करेगी इसकी क्या गारंटी है भाई? और अगर नहीं पढ़ाइएगा तो नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए आप पढ़ाना छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ाना छोड़ दीजिएगा। भाई सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक पिंटू नहीं, ऐसी सोच वाले बहुत सारे लोग हैं। और ये जो हो रहा है ये वही पुरानी सोच है जिसमें ये कहा जाता है कि लड़कियों को बाहर मत भेजो, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं, लड़कियों को ज्यादा आजादी मत दो। ऐसे में जब ज्योति मौर्य जैसे मामलों की कहानियां वायरल होने लगती हैं तो पुरानी सोच वाली वही लोग उछलने लगते हैं कि वो जो कहते थे देखो बात सही निकल गई ना, लड़कियों को ज्यादा छूट दोगे तो यही होता है। अरे भैया, दुनिया भर की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, क्या सबके साथ यही हो गया है क्या? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी सोच से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ ज्योति मौर्य के केस में अपना एंटरटेनमेंट दिख रहा है। वो सिर्फ चटकारे लेने के लिए इस मामले में कमेंट कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, गाने तक बनाए जा रहे हैं। एक लड़की की निजी जिंदगी की कहानी इनके लिए मनोरंजन का साधन बन गई और इस तरह से मजाक किया जा रहा है। देखिए गाना बन गया, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। ये गाना बना दिया लोगों ने कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। क्यों? वो जो आपकी बीवी है वो किसी की बेटी नहीं है। और सारी बीवियां जो पढ़ रही हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? सारे पति जो अपने बीवी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? ये सबसे बड़ा संकट है
ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस का, कि एक पति पत्नी की कहानी लोगों ने ऐसा बना दिया कि कुछ के लिए एंटरटेनमेंट का साधन, कुछ के लिए पैसे कमाने का साधन और कुछ के लिए लड़कियों को फिर से जंजीरों में बांधने का साधन बन गया। एक यूजर ने लिखा कि आज मेरे पति ने इस घटना यानी ज्योति मौर्य की कहानी से स्तब्ध होकर मुझे प्रयागराज के बीच में ही पीसीएस की तैयारी छुड़वाकर घर वापस बुला लिया। पति ने कहा कि हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। एक और यूजर ने कमेंट किया कि ज्योति मौर्य के चलते प्रयागराज के कोचिंग सेंटर से 135 बीवियों को उनके पति वापस बुला रहे हैं। मेरा कहना है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजना ही क्यों। हमें यह तो नहीं पता कि कितने लोगों ने अपनी पत्नियों को सिविल सर्विसेज की तैयारी से वापस बुला लिया, लेकिन पटना के खान सर कोचिंग वाले भी यही कह रहे हैं कि ऐसा देखा जा रहा है और वो चिंतित है कि बहुतों को इसकी कीमत चुकानी, यानी खान सर को भी समझाना पड़ रहा है कि भाई घर पे बता दो, सब एक जैसे नहीं होते। अगर कोई पति ऐसा कर रहा है कि वो पत्नी को पढ़ने से रोक रहा है, पत्नी कहीं बाहर पढ़ने गई है तो उसे वापस बुला रहा है और ये कह रहा है कि तुम तो ज्योति मौर्य नहीं बन जाओगी, तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी को अभी तक पूरी जानकारी नहीं है कि ज्योति मौर्य के मामले में किसका पक्ष पूरी तरह सही है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ज्योति के पति आलोक मौर्य की कहानी सुन रहे हैं। आज ज्योति ने भी अपना जवाब दिया, ज्योति मौर्य की तरफ से कुछ सबूत दिए गए और ये सब आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप में से जिन लोगों को ये मामला नहीं पता, उन्हें पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूं। यह मामला वाराणसी की ज्योति मौर्य और आजमगढ़ के आलोक मौर्य के बीच का है। दोनों की शादी 2010 में हुई थी, उनकी 2 बेटियां भी। ज्योति मौर्य की जब शादी हुई थी तो उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रही थी। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पति ने ही उनको शादी के बाद पढ़ाया। ऐसा नहीं है, शादी के वक्त वो ग्रेजुएशन कर रही थी और उनके पति आलोक मौर्य प्रयागराज में सफाई कर्मचारी थे। शादी के बाद ज्योति ने ग्रेजुएशन पूरा किया। आलोक का दावा है कि ज्योति को आगे पढ़ाने में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आलोक का दावा यह भी है कि वो ज्योति को प्रयागराज लेकर आए और यूपी पीसीएस की तैयारी करवाई। 2015 में ज्योति ने पीसीएस क्लियर कर लिया, उसे 16वीं रैंक मिली थी। इसके बाद उसकी एसडीएम के तौर पर कई शहरों में तैनाती हुई। लेकिन पिछले 3 साल से ज्योति और आलोक के बीच विवाद चल रहा है और यह विवाद अब सोशल मीडिया से होता होता घर घर तक पहुंच गया और उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। पति पत्नी का यह विवाद जब सार्वजनिक हुआ, पति आलोक मौर्य कैमरे पर आकर सब बताने लगे, रोने लगे, तो लोगों को आलोक से हमदर्दी भी हुई। आलोक को लोग पीड़ित मानने भी लगे और एसडीएम ज्योति मौर्य को गलत बताने लगे, क्योंकि कोई भी यह कहानी सुनकर दर्द महसूस करेगा कि भाई पति जो सफाई कर्मचारी है, अगर उसने पैसा लगाया, पढ़ने में मदद की, अफसर बनने में मदद की और उसे ही पत्नी ने साइड लगा दिया, तो ये आलोक का पक्ष जो है वो अपनी जगह पर सही है कि भाई उसके साथ तो गलत हुआ। एक बार आलोक मौर्य को सुनिए, फिर आऊंगा ज्योति मौर्य क्या कह रही है। आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। उधर एसडीएम ज्योति के पति आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उन्हें जान से मारने की साजिश कर रही है। ज्योति मौर्य का भाई बंदूक लेकर आलोक उन्हें डराता रहता है। पत्नी ज्योति मौर्य ने दहेज उत्पीड़न का झूठा केस उन पर किया हुआ है। पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, लेकिन सफाई कर्मी होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। पत्नी ज्योति मौर्य का किसी और से अफेयर चल रहा है। ज्योति मौर्य को अपने आवास पर रंगे हाथ पकड़ लिया था। पत्नी ज्योति मौर्य आलोक को बेटियों से मिलने नहीं दे रही। ज्योति मौर्य ने बड़े पद का रुतबा दिखाकर आलोक के सीनियर से आलोक की शिकायत करके बर्खास्त करने को कहा। आलोक ने ज्योति मौर्य पर घोटाले का भी आरोप लगाया है कि वो 10 लाख रुपए की रिश्वत लेती। आलोक का आरोप है कि जिस व्यक्ति से ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है वो खुद शादीशुदा है। आलोक मौर्य का आरोप यह भी है कि ज्योति मौर्य ने फोन करके धमकी दी कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सारे आरोप पति आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य पे लगाए। आलोक ने अपनी एसडीएम पत्नी की बेवफाई साबित करने के लिए जो पत्नी से निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग थी वो भी सार्वजनिक कर दी। सोशल मीडिया पर आलोक और ज्योति की कथित बातचीत का वीडियो वायरल है, जिसमें आलोक अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका अफेयर चल रहा है। एक बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो है
जो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, वो एक बार सुनिए, देखिए उसमें क्या है। हमने शुरुआत किया तो तुम भी दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया है। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही और कोई था ही नहीं। तुम सिर्फ बोला, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। आपने नहीं बताया, उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे, पता है, कौन आया था, वही आया था। कौन आया था, जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, एसीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ, मुझे पता है आप नंबर, हाँ। ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। पति पत्नी की बातें, निजी बातें वायरल हो रही, हर आदमी इसको लेकर जजमेंट दे रहा है, और इन सब बातों को सुनने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य सोशल मीडिया की दुनिया में एक ऐसी बेवफा पत्नी के रूप में पेश कर दी गई, जिसके पति ने सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी पत्नी को दूसरे शहर में पढ़ने भेजा, उसका सारा खर्चा उठाया। बाद में ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने पर अपने पति को छोड़ दिया और किसी बड़े अधिकारी के साथ अफेयर कर लिया। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य की कहानी जिस तरह पेश की गई, वो 2017 में आई एक फिल्म की कहानी से मेल खाती है, और उसी कहानी से ज्योति मौर्य की कहानी को जोड़कर लोग चटकारे लेने लगे, ज्योति मौर्य को लेकर रील बनने लगे, उनके पति के प्रति हमदर्दी जताने लगे लोग, और इन्हीं सब के आधार पर ऐसे लोगों को भी अपना पॉइंट सही साबित करने का मौका मिल गया, जो ये मानते हैं कि लड़कियों को घर की दहलीज के अंदर ही रहना चाहिए। इस पूरी कहानी में बिना ये जाने कि ज्योति मौर्य का क्या पक्ष है, सोशल मीडिया पर लोगों ने जजमेंट भी दे दिया है। ज्योति मौर्य का पति तो पीड़ित है, और ज्योति मौर्य दुनिया की सबसे खराब पत्नी है, जिसने ऊंचे पद पर पहुंचते ही अपने से कम लेवल पर नौकरी करने वाले पति को भुला दिया। वो पति जिसने उसे पढ़ाया, अधिकारी बनाया, ये जजमेंट आ चुका। लेकिन हम पाठशाला में आपको हर पक्ष दिखाते हैं, हर बात बताते हैं, और ये इसलिए भी बता रहे हैं कि आप समझें कि कैसे दुनिया भर की जो ज्योति हैं, दुनिया भर की जो लड़कियां हैं, बहुएं हैं, बीवियां हैं, जिन्हें इस केस की वजह से लोगों ने मान लिया कि भाई ये भी गलत ही करेंगी, उन्हें कम से कम समझने का मौका लोगों को मिले। पाठशाला में आपको ज्योति मौर्य के केस में आए एक ट्विस्ट के बारे में भी बताता हूं, जिसने पूरी कहानी को एक अलग रुख दिया है। इस मामले में आज ज्योति मौर्य ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और पहली बार अपना पक्ष रखा। ज्योति मौर्य बेवफाई के आरोपों पर क्या कह रही हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई लिखाई वाली बात, उस पर ज्योति मौर्य के पति आलोक ने क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए। के बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। इस तरह की कई बातें एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर कही जा रही हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके बारे में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, जब उन्हें लगा कि ये मामला हद से बाहर जा रहा है, पूरी कहानी एक तरफा चल रही है, तो ज्योति मौर्य ने आज चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जवाब में क्या कहा वो भी आपको बताता हूं। ज्योति मौर्य ने पढ़ाई लिखाई वाली बात पर यह कहा कि उनकी शादी बचपन में नहीं हुई थी, आलोक ने उन्हें बचपन से नहीं पाला है, आलोक ने उन्हें बचपन से नहीं पढ़ाया है। जहां तक शादी के बाद सपोर्ट करने वाली बात है, तो हर पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं। ये ज्योति मौर्य का पक्ष है। इसी तरह से आलोक मौर्य लगातार ज्योति मौर्य के पद की बात कर रहे हैं कि ज्योति एसडीएम है और वो मामूली कर्मचारी हैं, इसलिए ज्योति मौर्य ये सब कर रही है। एक बार आलोक इस पर क्या कहते हैं वो भी सुनिए, फिर ज्योति मौर्य ने क्या कहा है इस पर वो आपको बताऊंगा। मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ। ज्योति मौर्य के मामले में सबसे बड़ी बात यही कहा जा रही है कि पत्नी एसडीएम बन गई, पति सफाई कर्मचारी रहा, इसलिए पत्नी ने पति को छोड़ दिया।
इस पर ज्योति मौर्य का कहना है कि इशू आलोक मौर्य के सफाई कर्मचारी होने का नहीं है, इशू उनके एसडीएम होने का भी नहीं है, इशू सिर्फ पति पत्नी का है। ज्योति का कहना है कि आलोक के सफाई कर्मचारी होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यह शादी से जुड़ा विवाद है और यह विवाद कोर्ट में है। आलोक मौर्य का अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य को लेकर एक आरोप यह भी है कि उनकी पत्नी का कहीं और अफेयर है। उस पर आलोक ने क्या बताया कैमरे पर वो सुनिए, फिर ज्योति मौर्य का जवाब सुनाऊंगा। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है। सर ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिप, मैरियार्ड होटल में सर लोग जाके रुकते हैं। आलोक अपनी एसडीएम पत्नी पर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी ज्योति मौर्य ने जवाब दिया। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनका किसी से अफेयर है या नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है। हमने आपको ज्योति और आलोक दोनों का पक्ष इसलिए सुनाया ताकि दुनिया भर में, देश भर में जो पति घबरा गए हैं, जो परिवार वाले घबरा गए कि बेटी बाहर निकलेगी, बीवी बाहर निकलेगी तो पता नहीं अफेयर ही कर लेगी, उन्हें दोनों का पक्ष पता होना चाहिए। इन दोनों का फैसला तो कोर्ट में होगा, लेकिन जो लोग जजमेंट देकर अपने घर में बेटियों को, बीवियों को, बहुओं को जंजीरों से जकड़ देना चाहते हैं, उन्हें दोनों पक्ष सुनाना जरूरी था। अच्छा, इस झगड़े में नए नए मोड़ आ रहे हैं। ज्योति के परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि उन्हें धोखे में रखकर शादी की गई। परिवार वालों का आरोप है कि शादी के वक्त बताया गया था कि आलोक मौर्य ग्राम पंचायत का अधिकारी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सफाई कर्मचारी है। शादी का एक कार्ड भी दिखाया जा रहा है जिसमें आलोक मौर्य के ग्राम पंचायत अधिकारी होने की बात छपवाई गई है। ज्योति के परिवार वालों का कहना है कि यह कार्ड आलोक मौर्य के परिवार ने छपवाया, लेकिन आलोक मौर्य की साइड के लोग कह रहे हैं कि यह कार्ड ज्योति के परिवार की तरफ से छपाया गया होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जबकि शादी के कार्ड को लेकर आलोक मौर्य के पड़ोसियों का कुछ और ही कहना है। आलोक के पड़ोसियों का कहना है कि शादी के कार्ड पर सिर्फ आलोक लिखा था, कोई पद नहीं लिखा था। लड़की वालों ने यह दिखाने के लिए कि उनका दामाद बड़ा अधिकारी है, शादी के कार्ड पर ग्राम पंचायत अधिकारी लिखवाया था। एक बार आलोक के पड़ोसी को सुनिए। इस बछवल गांव में जो भी कार्ड वितरित हुआ था उनके शादी के समय, उसमें सिर्फ आलोक मौर्य था, कोई पद नहीं था। और उनके परिवार वाले, लड़की वाले अपने कि भाई मेरा दामाद ये है, इस प्राउड के लिए कि मुझे हो रहा है, कि घमंड है मुझे कि मेरा दामाद ये है, ये छपवा दिए, तो उसमें इनका दोष क्या है? अब आप सुने, एक कार्ड सामने आ रहा है, उसको लेकर भी अलग अलग वर्जन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जजमेंट जो है वो समाज जो दे रहा है उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और हम हर बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योति मौर्य के बारे में एक बात यह भी फैलाई जा रही है कि उन्हें एसडीएम के पद से हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य पर योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। एसडीएम ज्योति मौर्य को उनके पद से नहीं हटाया गया है, योगी सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। यह बात भी चल रही है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच बिठा दी गई है, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। दरअसल ज्योति के पति आलोक ने इस मामले में डीजी होमगार्ड को शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए डीजी होमगार्ड ने होमगार्ड के जिला कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ जांच के आदेश दिए। मनीष दुबे वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी का मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस मामले में अपडेट यह है कि जो जांच मनीष दुबे के खिलाफ शुरू हुई है उसमें ज्योति मौर्य को भी बयान देने के लिए नोटिस भेजा गया, जिस पर ज्योति मौर्य का कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है, वो इसके लिए सिर्फ अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। इन सब बातों के बीच एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में लोगों की राय क्या है? कोचिंग सेंटर से पत्नियों को निकालने का सच क्या है? हमने इसकी भी पड़ताल की। प्रयागराज में कोचिंग करने वाली कई महिलाओं का क्या कहना है? यह सिर्फ कहना है कि यह सिर्फ अफवाह है कि वहां से लड़कियों को हटाया गया है। इस तरह से प्रयागराज में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक केस की वजह से सभी लड़कियों को गलत नहीं कहा जा सकता। सुनिए लोग वहां, महिलाएं वहां क्या कह रही हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं, वैसे तो यहाँ तक ये सारी गलत अफवाहें हैं और जिनके बारे में ये सब कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे भी कलीग्स वगैरह भी हैं और काफ़ी हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं
जो महिलाएं मतलब शादीशुदा भी हैं और अनमैरिड भी हैं और वो तैयारियां भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। और मैं भी एक शादीशुदा हूँ और मैं तैयारी भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ मुझे मतलब फैमिली में मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे। तो ज्योति मौर्य का केस उठ रहा है, तो इनके हस्बैंड ने शादी के समय भी तो झूठ बोला कि वो वीडियो के पद पे हैं, लेकिन वो बाद में उनका कुछ और पोस्ट निकला। तो जब वो स्टार्टिंग में ही सच नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है इंटरनल बहुत सारी बातें हो जो हमें न पता हो। तो किसी के पर्सनल मैटर में इस तरह से जज करना पहली बात तो वो गलत है। और ये जो अफवाहें उठ रही हैं कि 135 पतियों ने बुला लिया, इस पर काफ़ी ट्रोल भी हो रहा है, रील्स वगैरह बन रहे हैं, भोजपुरी में गाने तक आ चुके हैं इवन, ये सरासर गलत है, 1% सच्चाई नहीं है। फालतू की अफवाह है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड है जो मैरिड है, वो भी प्रिपरेशन कर रही है, और कोई भी ऐसी बात जो इस तरह की है सर, ये अफवाह ही है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ने किसी ने भी नहीं। तो महिलाएं अपनी अपनी राय दे रही हैं। कईयों को लगता है कि ज्योति मौर्य का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी पूरे देश में वायरल हो चुकी है। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहा है। आपको बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्राओं की राय क्या है, वो भी सुनवाता हूं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ज्योति मौर्य का प्रकरण छाया हुआ है। कुछ आदमी ज्योति मौर्य के पक्ष में है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के पक्ष में हैं। और इन सब के बीच में बनारस की जनता क्या सोचती है, बनारस की बेटियां क्या सोचती है, बीएचयू की बेटियां क्या सोचती हैं, इसी को जानने और समझने के लिए हम बीएचयू पहुंचे हैं। गलत बात है कि आप किसी एक पक्ष को लेकर पूरे जाति विशेष को या पूरे लिंग विशेष को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। हम ज्योति मौर्य का पक्ष नहीं जानते हैं, हम केवल आलोक मौर्य का पक्ष जान रहे हैं। लेकिन शादी के बाद उच्च पद पर जाना और उसके बाद जो एक स्त्री फेस करती है, क्या क्या फेस करती है, वो उनकी अपनी अनकही बातें हैं। तो हम वो पक्ष नहीं जानते। और दूसरी चीज है कि ज्योति मौर्य के एक्ट को हम एक जो है मानवीय अपराध की तरह देखकर एक पाप की तरह, एक गुनाह की तरह देख रहे हैं, वो बहुत गलत है। और इसका खामियाजा पूरी स्त्री जाति भुगत रही है, बेटियां भुगत रही हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे रील बन रहे हैं, लोग जो है जज बने हुए हैं। हर एक व्यक्ति जिसको कब बोलने की औकात नहीं है वो जज बन रहा है, एक औरत और एक आदमी के रिश्ते की या उनके चरित्र की बात वो कर रहा है। देखिए सर, ये जो है हम तो जितना हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या न्यूज पे देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये पूरी तरीके से सच है। जो उसके पीछे का क्या बात है ये तो कोई नहीं जानता है। तो किसी एक को गलत कहना ये बिल्कुल गलत है, और किसी एक लड़की की वजह से सबको टारगेट करना ये और भी गलत है। तो मुझे लगता है पहली बात तो हमने दोनों तरफ की पक्ष की बात सुनी नहीं है, तो पहले तो सबसे पहले उस चीज को जानने की जरूरत है। और दूसरी चीज कि हमें जनरलाइज करके कोई चीज नहीं देखना चाहिए। हम सिर्फ एक लड़की का एग्जाम्पल लेके सारी लड़कियों को उस कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो हमें ये जानने की भी जरूरत है, अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी नहीं, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कंट्री का नहीं हो सकता है, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज आर विमेन। सीधी सी बात इतनी है कि इस पूरे मामले में जितना भी पक्ष सामने आ रहा है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यह मामला जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसलिए अदालत में पति पत्नी का मामला सुलझे यही बेहतर है। और देश भर में लड़कियों को, बेटियों को, बहुओं को पढ़ने से न रोका जाए, एक केस की वजह से उन्हें घर में बैठाकर बंद न कर दिया जाए, यह मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। किसी भी बेटी को पढ़ने से मत रोकिए। एक मामला हर बेटी, हर बहू, हर बहन का मामला नहीं हो सकता। पाठशाला में अब पटरी पर लौट रहे मणिपुर का चैप्टर। मणिपुर से वो खबर आई जो मोदी विरोधियों को पसंद नहीं आएगी। सुलगते मणिपुर का पूरा सच बताने वाला चैप्टर आज आपके लिए लेकर आया। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में स्थितियां कंट्रोल में आती दिख रही। वहां कोई बहुत बड़ी हिंसा की घटना कुछ दिनों से नहीं है। कई दिनों से ज्यादातर इलाकों में आगजनी बंद है। मणिपुर में गर्मी की छुट्टियां और हिंसा की गर्मी खत्म होने के बाद 8वीं तक के सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल शुरू होने से पिछले 2 महीने से सुनसान पड़ी सड़कों पर रौनक दिखने लगी। बच्चे भी खुशी खुशी स्कूलों में पहुंच रहे हैं। ये मणिपुर के बच्चे हैं जो अब सड़कों पर दिख रहे हैं, स्कूलों में जाते दिख रहे हैं। स्कूलों पर गाड़ियां स्कूलों की जो वैन्स है वो दिख रही हैं, सड़कों पर गाड़ियां दिख रही हैं। ये उस मणिपुर की तस्वीर है जो पिछले 2 महीने से सुलग रहा है। और अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं जो कि मणिपुर के लिए एक अच्छी खबर है और देश में जो लोग मणिपुर को लेकर चिंतित थे उनके लिए अच्छी खबर है। मणिपुर में कुल स्कूल जो हैं वो कितने हैं? जितने स्कूल मणिपुर में हैं उनकी संख्या है 4617 स्कूल मणिपुर के अंदर। इनमें से खुल कितने गए हैं?
इनमें से 4,521 स्कूल खुल गए और बंद कितने हैं? 96 स्कूल बंद है। अब आप कहेंगे ये 96 स्कूल क्यों बंद है भाई? जो 96 स्कूल अभी नहीं खुल पाए उनमें फिलहाल राहत और बचाव के कैंप्स चल रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि रिलीफ कैंप्स के लिए दूसरे इंतजाम होते ही इन स्कूल्स को भी खोल दिया जाएगा। मणिपुर में हिंसा को करीब 2 महीने बीत चुके। हालांकि अब भी कुछ इलाकों से हिंसा की छुटपुट खबरें आ रही हैं। ऐसे नहीं है कि हिंसा बिल्कुल खत्म हो गई। आज सुबह ही इंफाल पश्चिम जिले में एक स्कूल के बाहर कुछ बदमाशों ने एक महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला को उस वक्त गोली मारी गई जब वो शिशु निकेतन स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी। राज्य में हिंसा को पूरी तरह काबू में करने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर बैन को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में करीब 2 महीने पहले यानी 27 अप्रैल को हिंसा की शुरुआत हुई और 3 मई आते आते पूरा राज्य हिंसा की चपेट में आ गया। इस हिंसा की वजह आगे आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, ताकि आपको मणिपुर का पूरा मामला क्या है समझ में आ सके। वो लोग जिन्होंने पूर्वोत्तर को अपने जमाने में कोने में छोड़ रखा था वो भी इतना चिंतित हैं। अच्छी बात है, आज उनको चिंता तो हो रही है पूर्वोत्तर, लेकिन पूरा मसला क्या है मणिपुर का आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले बताता हूं कि इस हिंसा की वजह से मणिपुर में कितना नुकसान हुआ है। इस हिंसा में, जो मणिपुर में 2 महीने से हिंसा चली, अब तक कम से कम 120 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। 275 गांवों में 3400 से ज्यादा घर तबाह हो गए। 121 चर्च और 17 मंदिर तबाह होने की खबर। 4000 से ज्यादा सरकारी हथियार भी लूटे गए। तो यह सब हुआ है बीते 2 महीने में मणिपुर में। लेकिन अब बताता हूं कि आखिर मणिपुर में ऐसी स्थिति आई क्यों? करीब 2 महीने तक मणिपुर सुलगता क्यों रहा? दरअसल मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास में मणिपुर के भूगोल की अपनी भूमिका है, मणिपुर के सामाजिक ताने बाने का भी अहम रोल है। आज आपको इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताने बाने के आईने में मणिपुर में चल रही हिंसा की एक एक डिटेल समझाता हूं। दरअसल मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय हैं। पहला है मैतई, जो कि बहुसंख्यक वर्ग है। दूसरा है कुकी, जो कि आदिवासी है, और तीसरा है नागा, ये भी आदिवासी। तो मैतई, कुकी और नागा, ये 3 प्रमुख समुदाय हैं मणिपुर के अंदर। मणिपुर की जो कुल आबादी है उसमें मैतई की हिस्सेदारी 53% बताई जाती है, यानी आधे से थोड़ा अधिक। मैतई समुदाय के लोग मणिपुर के मैदानी इलाकों में यानी इंफाल की घाटी में बसे हुए हैं ज्यादातर। वहीं पर राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की भी है। कुकी और नागा आदिवासी इंफाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का महज 10% हिस्सा मैदानी इलाका है जो इंफाल घाटी में आता है और वहीं पर मैतई समाज के लोग रहते हैं, जबकि राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है जहां पर कुकी और नागा रहते हैं। मैतई समाज के लोग राज्य में आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर लोग हैं। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, दबदबा मैतई समाज का ही होता है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, वो भी मैतई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कुकी समाज और नागा समुदाय राज्य सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते रहे। भाई उनको लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व उस तरह से नहीं है राज्य की राजनीति में, तो हमारे साथ अन्याय होता है। लेकिन लगभग हर साल राज्य में कुकी और मैतई के बीच छोटी मोटी हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आती रही। ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो गया है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता ही रहा है, सालों से आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बड़ी हिंसक घटनाओं का ट्रेंड रुका हुआ था। यह सब घटनाएं नहीं हो रही थी पिछले कुछ सालों से। फिर आप कहेंगे यह सब शुरू कैसे हो गया? दशकों से चला आ रहा कुकी, नागा और मैतई के बीच का तनाव इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह क्या है आपको बताता हूं। पहली वजह है मणिपुर हाईकोर्ट का जजमेंट। 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया। मतलब अभी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप विचार कीजिए कि इनको अनुसूचित जनजाति में डालना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो 4 हफ्ते के अंदर मैतई समुदाय को एसटी कम्युनिटी का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेज दे। मतलब 4 हफ्ते का वक्त दिया कि भेज दीजिए सिफारिश।
लेकिन नागा और कुकी समुदाय मैतेई को एसटी का दर्जा देने का, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो पहला मामला जो शुरू हुआ वो कोर्ट के फैसले की वजह से शुरू हुआ। दूसरी वजह रहा लैंड सर्वे। कुकी और नागा समुदाय राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे लैंड सर्वे से भी नाराज है। कुकी समुदाय का आरोप है कि इस सर्वे के जरिए उनसे उनका जंगल छीना जा रहा है, क्योंकि वो लोग तो ज्यादातर जंगल में रहते हैं। कुकी समुदाय की मांग है कि सरकार 1966 के उस आदेश को रद्द कर दे जिसमें आदिवासी इलाकों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन घोषित किया गया, क्योंकि आरोप है कि इसी आदेश की दलील देकर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से आदिवासियों को निकालने का अभियान चल रहा है। यानी 27 मार्च को जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया और उसके बाद राज्य सरकार के लैंड सर्वे के आदेश ने नागा कुकी समुदाय के गुस्से को भड़का दिया और देखते ही देखते पूरा राज्य हिंसा की आग में सुलगने लगा। मैंने आपको बताया कि पिछले 2 महीनों से जो मणिपुर में चल रहा है, यह मणिपुर का कोई नया विवाद नहीं, यह दशकों से चला आ रहा है। कुकी, नागा और मैतेई समुदायों की जमीन, आरक्षण, धार्मिक मान्यताओं को लेकर अलग अलग मांगे सालों से रही। और आपको जैसे हर पक्ष जानना चाहिए, जो अभी मैं पिछले चैप्टर में कह रहा था, यहां भी हर पक्ष जानना चाहिए। भाई एक बार में सुन के ये लगा कि कुकी और नागा दोनों आदिवासी समुदाय हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब में मैतेई को क्यों आना चाहिए? लेकिन आपको हर गुट की मांग को सुनना चाहिए, तब आप असली तस्वीर समझ पाएंगे। आपको दोनों गुटों की मांगों के बारे में बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों ये दोनों गुट इतने हिंसक हो गए। मैतेई समुदाय की मांग क्या है? मैतेई समुदाय साल 2012 से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है कि हमको भी शेड्यूल्ड ट्राइब में ले लीजिए। उनकी मांग है कि उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को बचाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत है। अब आप कहेंगे उन्हें किससे बचाना है, वो तो वहां बहुसंख्यक है, यह आगे बताऊंगा। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। मतलब वो ये बोलते हैं कि भाई हम तो पहले शेड्यूल्ड ट्राइब ही थे, फिर जब हम भारत से आके मिले तो हमें उसमें से हटा दिया गया। लेकिन मैतेई समुदाय की इस मांग का नागा और कुकी समुदाय विरोध कर रहे हैं। नागा और कुकी समुदाय की दलील है कि मैतेई पहले ही राज्य में बहुसंख्यक है, भाई इनकी संख्या ज्यादा है, तो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में क्यों लीजिएगा आप? इनको आरक्षण क्यों दीजिएगा? इनको फायदा क्यों मिलेगा? इसके अलावा नागा कुकी की यह भी दलील है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से ही मैतेई समुदाय के दबदबे वाली इंफाल घाटी में, तो वो कह रहे हैं कि भाई 60 में से 40 सीट इनके पास है, इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण दे दीजिएगा और ये आरक्षित सीट पे भी लड़ेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? दोनों का अपना पक्ष है। नागा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग में मैतेई समुदाय को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा हो जाएगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो अगर एसटी में शामिल हो जाएंगे तो उनको भी ये इजाजत मिलेगी। इसी से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समाज और नागा समाज में डर का माहौल है। उनको लगता है हमारा पहाड़ छिन जाएगा। लेकिन आपको यह भी बताता हूं कि मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई एसटी का दर्जा क्यों मांग रहे हैं, उन्हें किससे खतरा है? दरअसल मैतेई समुदाय का कहना है कि बड़े पैमाने पर म्यांमार और बांग्लादेश से जो अवैध प्रवासी मणिपुर में आकर बस गए, उससे उन्हें यह डर सता रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में। और इसकी वजह आपको मैप के जरिए दिखाता हूं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की करीब 1650 किलोमीटर सीमा जो है वो म्यांमार से सटी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार से 52,000 से ज्यादा शरणार्थी पूर्वोत्तर के राज्यों में आकर बस चुके हैं। इनमें से मणिपुर में करीब 7800 शरणार्थी, और ये तो वो हैं जिन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। कई तो ऐसे हैं जो रह रहे हैं लेकिन शरणार्थी नहीं है, तो उनका डेटा वगैरह भी उतना नहीं है। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मणिपुर में आकर बस गए। अब मैतेई समुदाय जो बहुसंख्यक समुदाय है, मेजॉरिटी में, उसका दावा यही है कि म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की वजह से उनके अधिकार खतरे में पड़ गए, और इसकी वजह भी आपको समझनी है। दरअसल साल 1951 से 2011 के बीच मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 59% से घटकर 44% रह गई। हालांकि कुकी और नागा समुदाय का कहना है कि नहीं, ये 50% से ज्यादा है, लेकिन
मैतेई समुदाय कह रहा है कि भाई 2011 का सेंसस उठा के देख लीजिए, हम 44% रह गए, जबकि इस दौरान नागा और कुकी समुदाय की आबादी 19% से बढ़कर 40% हो चुकी है। वहीं 2001 से 2011 के बीच इंफाल घाटी में जहां मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां की आबादी सिर्फ 16% बढ़ी, जबकि पहाड़ी इलाकों में जहां नागा समुदाय और कुकी समुदाय की आबादी ज्यादा है, वहां की आबादी 40% बढ़ी। और इसी वजह से मैतेई समुदाय और नागा कुकी के बीच टकराव बढ़ता चला गया। मणिपुर में हालात को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया, यह भी आपको जानना चाहिए। जैसे ही मणिपुर में हिंसा भड़की, सरकार ने फौरन एक्शन लिया। 3 मई को असम राइफल्स की 55 कंपनियां तैनात कर दी गई थी। ऐसा नहीं है कि सरकार सो रही थी। 27 अप्रैल को जजमेंट आया, वहां मामला शुरू हुआ। 3 मई को असम राइफल्स की 55 कंपनियां तैनात की गई। 4 मई को सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। 4 मई को केंद्र सरकार ने मणिपुर में आर्टिकल 355 लागू कर दिया और सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। 5 और 6 मई को 43,000 लोगों को सेफ लोकेशन पर शिफ्ट किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को 4 दिन के मणिपुर दौरे पर गए। गृह मंत्री ने हंगामा करने वालों से शांति की अपील की। अमित शाह की अपील के बाद 140 लोगों ने अपने हथियार छोड़े। मणिपुर में लगभग 6,000 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है और लगभग 5,000 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। 5,000 लोग अरेस्ट हुए। मणिपुर में हालात को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री कई राउंड की बैठक कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से 1 जून तक मणिपुर के दौरे पर थे। उन्होंने दोनों समुदायों से, यानी मैतेई समुदाय से भी और कुकी नागा समुदाय से भी शांति बनाए रखने की अपील की थी। अमित शाह ने हिंसा में शामिल लोगों से हथियार सरेंडर करने के लिए भी कहा था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने हथियार सरेंडर भी किए। इसके अलावा केंद्र की तरफ से सेना और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई। मणिपुर में करीब 40,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 40,000। सीआरपीएफ की 52 कंपनियां तैनात की गई। रैपिड एक्शन फोर्स की 10 कंपनियां भेजी गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 43 कंपनियां तैनात हैं। आईटीबीपी की 4 कंपनियां और एसएसबी की 5 कंपनियां भी तैनात हैं। इसके अलावा 30 अतिरिक्त कंपनियां भी भेजी गई। आप सुन रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां सुरक्षा बलों को भेजा गया। हालांकि मणिपुर में शांति को पूरी तरह बहाल करने में केंद्र और राज्य के सुरक्षा कर्मियों के सामने कुछ चुनौतियां भी, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे जब इतने लोग गए हुए हैं तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। भाई पहली बात तो यह है कि सुरक्षाकर्मी जब मणिपुर के संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं तो लोगों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में अविश्वास देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर से आए, नए आए, तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर की कमी है। ऐसी खबरें भी आई थी कि सेना के काफिले को ब्लॉक किया जा रहा है, महिलाओं का ग्रुप बनाकर रास्ते रोके जा रहे हैं। सेना और सुरक्षा बलों के बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैलाई गई, जिससे सेना और सुरक्षा बलों के बीच ही मतभेद हो जाए। पुलिसिंग सिस्टम के सामने चैलेंज ये है कि समुदाय के आधार पर पुलिस में भी बंटवारा हो गया था। भाई वो तो लोकल ही लोग हैं। ये सब देखते हुए ही केंद्र सरकार ने मणिपुर में नए डीजीपी को भेजा था। पूर्व सीआरपीएफ चीफ को मणिपुर सरकार का सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। ऐसा ही अविश्वास नेताओं और स्थानीय लोगों के बीच में भी दिख रहा है। सबसे पहले इस अविश्वास को खत्म करना होगा, तब जाकर मामला पूरी तरह शांत होगा। किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है। दूसरी बात, स्थानीय लोग जो हिंसा का हिस्सा नहीं है, उन लोगों के भीतर डर का माहौल है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। पूरी शांति बहाल करके ऐसे लोगों को भरोसे में लेना होगा। लेकिन मणिपुर में फिलहाल स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही। स्कूल खुल चुके हैं, सरकारी दफ्तरों में लोग अब धीरे धीरे बिना डरे आने लगे। आगे भी इसी तरह के हालात रहे और फिर से हिंसा न बढ़के, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए। सरकार की कोशिश है कि सभी पक्षों को एक साथ बैठाकर शांति से विवाद का निपटारा किया जाए, जिससे आने वाले समय में राज्य में फिर से कोई हिंसक घटना न होने पाए। इसके अलावा आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के साथ कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। यह था मणिपुर का पूरा चर्चा। पाठशाला में फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें बताऊंगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुई क्रिकेटर की फोटो से गोलमाल का सच क्या है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है।
इस तस्वीर में दिख रही लड़की को राशि कनौजिया बताते हुए कई लोग सोशल मीडिया पर उन्हें महिला क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए बधाई दे रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना किसी के लिए भी गर्व की बात है, इस पर बधाई भी देनी बनती है। लेकिन हमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में कुछ तो गड़बड़ लगी। हमने इसका फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में पता चला कि बांग्लादेश दौरे के लिए एक राशि कनौजिया का महिला क्रिकेट टीम में सिलेक्शन तो हुआ है, ये बात सही है, लेकिन जिस तस्वीर को अपलोड करके लोग सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं वो राशि कनौजिया की नहीं, बल्कि स्क्रीन पर दाईं तरफ दिख रही तस्वीर राशि कनौजिया की है। यानी जो टीम की जर्सी में नजर आ रही है वो राशि कनौजिया है और वायरल इमेज जो है वो राशि कनौजिया की नहीं है। खुद राशि कनौजिया के पिता का कहना है कि वायरल हो रही तस्वीर का उनकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी और की तस्वीर है जो वायरल हो गई है। अब वक्त है आगे बढ़ने